हेलो एवरीवन, टिकलेट्स एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में इक्विलिब्रियम ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसमें प्रॉब्लम्स ऑन स्फीयर एंड सिलेंडर ये टॉपिक का 11th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या रहेगा उसके लिए? क्वेश्चन रहेगा two cylinders P and Q rest in a channel as shown in figure. The cylinder P has diameter of 100 mm and weighs 200 Newton, whereas the cylinder Q has diameter of 180 mm and weighs 500 Newton. If the bottom width of the box is 180 mm with one side vertical and other inclined at 60 degree, determine the pressure at all the 4 points of contact. तो देखिए क्वेश्चन में जो डायग्राम दिया था वो आपके सामने है। ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। इसके लिए क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिए। क्वेश्चन हमने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे टू सिलेंडर्स दिए हैं, सिलेंडर P एंड सिलेंडर Q। सिलेंडर P का डायमीटर दिया है 100 mm, सिलेंडर Q का डायमीटर दिया है 180 mm। सिलेंडर P का वेट है 200 न्यूटन, तो सिलेंडर Q का वेट है 500 न्यूटन। और ये दोनों सिलेंडर एक चैनल में यहाँ पे रखे हैं। ये जो चैनल है इसमें इधर का जो सरफेस है वो ऐसा वर्टिकल है और इधर का जो सरफेस है वो ऐसा इंक्लाइन है। कितना डिग्री से इंक्लाइन है? तो यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल दिया है। और जो नीचे का जो फ्लोर है वो ऐसा हॉरिजॉन्टल फ्लोर है। तो ये ऐसा डायग्राम दिया है और हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा है? क्वेश्चन के लास्ट में लिखा है डिटरमाइन द रिएक्शन एट ऑल द कॉन्टैक्ट सर्फेसेस। यहाँ पे जितने भी कॉन्टैक्ट पॉइंट है सभी कॉन्टैक्ट पॉइंट पे हमें रिएक्शन फाइंड आउट करना है। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि कितने कॉन्टैक्ट पॉइंट है। देखो यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट पॉइंट है, तो जहां जहां पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वहां पे हम नेमिंग दे देंगे। जैसे ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को हम यहाँ पे कहेंगे पॉइंट ए, हम ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को कहेंगे पॉइंट बी और यहां पे कहेंगे पॉइंट सी। और दोनों सिलेंडर का यहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो इसको हम कहेंगे दैट इज पॉइंट डी। इस तरह से हमने यहां पे 4 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ले लिए हैं और अब हमें बस क्या करना है, ये चारों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रिएक्शन फाइंड आउट करना है। ए पॉइंट पे आर ए, बी पॉइंट पे आर बी, सी पॉइंट पे आर सी एंड डी पॉइंट पे आर डी। और ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम नंबर ऑफ टाइम्स एग्जाम में आ चुका है। ये प्रॉब्लम जब कभी भी एग्जाम में आता है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर पाते हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि यहां पे हमें एक एंगल फाइंड आउट करना होता है। वो एंगल फाइंड आउट करने के लिए कुछ ज्योमेट्री यहां पे क्रिएट करना होता है। जो स्टूडेंट को वो ज्योमेट्री से एंगल फाइंड आउट करना आ गया वो स्टूडेंट आसानी से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, नहीं तो सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसीलिए यहां पे क्या है वो ज्योमेट्री, कैसे वो ज्योमेट्री से एंगल फाइंड आउट करना, वो यहां पे आप समझ लो। ये वीडियो पूरा देखो, आपको वो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। एक बार आपको अगर वो समझ में आ गया तो आप ये प्रॉब्लम एग्जाम में 100% सॉल्व कर पाओगे। लेकिन ये प्रॉब्लम की आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। जब आप ये पूरा वीडियो देख लोगे तो वीडियो देखने के बाद इसको आप अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देखिएगा। तो चलो फाइनली अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो क्या फाइंड आउट करना है? क्वेश्चन में कहा है फाइंड द रिएक्शन एट ऑल द कॉन्टैक्ट सर्फेसेस। यहाँ पे ए बी सी डी चारों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे हमें रिएक्शन फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम एक काम करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एफबीडी बनाएंगे। एफबीडी यानी फ्री बॉडी डायग्राम। किसका एफबीडी बनाएंगे? तो यहां पे हम एक काम करेंगे, ये जो बिगर सिलेंडर है यानी सिलेंडर क्यू, चलो हम इसका सबसे पहले एफबीडी बनाएंगे। तो ये हमने लिखा है एफबीडी ऑफ सिलेंडर क्यू। ऐसे में हमने ये सबसे पहले सिलेंडर क्यू ड्रॉ किया है, ये जो नीचे का सिलेंडर है, और ये एफबीडी में हम सबसे पहले शो करेंगे उसका वेट। सिलेंडर क्यू का वेट क्या है? तो वेट दिया है 500 न्यूटन। तो ये हम सबसे पहले वेट शो करेंगे। हमेशा ध्यान में रखो, कोई भी बॉडी हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जब कभी भी आप एफबीडी में उसका वेट शो कर रहे हैं तो वेट हमेशा सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड शो करना पड़ता है। तो ये हमने यहां पे सिलेंडर का वेट शो कर रहे हैं, वो क्या है 500 न्यूटन। और ये हम सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड, ये देखिए इस तरह से वर्टिकली डाउनवर्ड शो कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया वेट। तो ये हम यहां लिख लेंगे कितना वेट है 500 न्यूटन। वेट शो करने के बाद हमें क्या करना होता है? वेट शो करने के बाद हमें सरफेस रिएक्शन शो करना पड़ता है। सरफेस रिएक्शन बोलो या सपोर्ट रिएक्शन बोलो या कांटेक्ट रिएक्शन बोलो। तो चेक करो ये जो सिलेंडर डी, ये जो सिलेंडर क्यू है, इसका कांटेक्ट कहां कहां पे है? तो यहां पे ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और इधर में बी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो जाहिर सी बात है हमें वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रिएक्शन शो करना पड़ेगा। सरफेस रिएक्शन बोलो या कांटेक्ट रिएक्शन बोलो। तो एक जो सरफेस है वो ऐसा नीचे में है और एक जो सरफेस है वो ऐसा यहां पे लेफ्ट साइड में है जो कि इंक्लाइन है। कितना डिग्री से इंक्लाइन है? वो 60 डिग्री से इंक्लाइन है। तो हम यहां शो करेंगे एंगल 60 डिग्री का। तो जाहिर सी बात है यहां पे बी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो हम क्या करेंगे, बी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रिएक्शन शो करेंगे, दैट इज आर बी। ठीक है, और रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होना चाहिए।
तो ये देखिए सरफेस रिएक्शन हम यहाँ पे भी शो करेंगे और यहाँ ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे भी हम यहाँ पे सरफेस रिएक्शन शो करेंगे, ये देखिए इस तरह से। और रिएक्शन का डायरेक्शन जो है वो इनवर्ड रहेगा, दैट इज टुवर्ड्स द सरफेस, टुवर्ड्स द बॉडी। तो ये देखिए ये रिएक्शन जो है ये है रिएक्शन दैट इज आरबी, और ये रिएक्शन हमने शो किया है, इसका डायरेक्शन इनवर्ड टुवर्ड्स द पॉइंट, टुवर्ड्स द बॉडी। तो ये रिएक्शन का नाम है दैट इज रिएक्शन आर ए, इस तरह से। और चेक करो, और ये सिलेंडर क्यू का और कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है क्या? बिल्कुल, ये देखिए सिलेंडर क्यू जो है सिलेंडर पी के कांटेक्ट में है, यहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमने उसको नाम दिया है पॉइंट डी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वो डी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे भी हम रिएक्शन शो करेंगे, और रिएक्शन जो है वो सिलेंडर टू सिलेंडर शो करना है। हमेशा ध्यान में रखो, जब कभी भी आप रिएक्शन सिलेंडर टू सिलेंडर शो करते हैं तो वो हमेशा सेंटर टू सेंटर शो करना होता है। इट मींस फ्रॉम द सेंटर ऑफ पी टू द सेंटर ऑफ क्यू, ठीक है। सिलेंडर में हमेशा रिएक्शन सेंटर टू सेंटर ही शो करना होता है। तो ये देखिए ये हम रिएक्शन जो है यहां पे शो करेंगे, और इसका डायरेक्शन हम यहां पे दे देंगे। ये रिएक्शन का डायरेक्शन ऐसा इनवर्ट रहेगा, तो ये देखिए इसका डायरेक्शन हम यहां दे देंगे। रिएक्शन का डायरेक्शन हमेशा इनवर्ट्स टुवर्ड्स द बॉडी होता है, तो ये हमने शो किए फ्रॉम द सेंटर ऑफ पी टू द सेंटर ऑफ क्यू, और ये रिएक्शन का हम नाम यहां पे दे देंगे दैट इज रिएक्शन आर डी, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पे जितने भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट थे वो सभी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रिएक्शन जो है वो शो किया है। ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, बी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और ये डी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये आर ए, आर बी एंड आर डी इस तरह से हमने शो किया है। तो चेक करो अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो है इक्विलिब्रियम कंडीशन। हमें इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन से सॉल्व करना पड़ेगा। इसको आप लैमिस थ्योरम से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लैमिस थ्योरम से सॉल्व करने के लिए थ्री कॉन्करेंट फोर्सेस होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 कॉन्करेंट फोर्सेस नहीं है, यहाँ पे 1 2 3 4 कॉन्करेंट फोर्सेस है। तो 4 कॉन्करेंट फोर्सेस में लैमिस थ्योरम नहीं लगता है, ओनली 3 कॉन्करेंट फोर्सेस में ही लगता है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए इक्विलिब्रियम एकमात्र ऑप्शन है। तो चलो हम इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन का यूज करके सॉल्व करेंगे। अगर इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन से सॉल्व करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जितने भी यहाँ पे इंक्लाइन फोर्सेस है उनको हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो इंक्लाइन फोर्स जो है ये देखिए, ये जो आर डी है ये इंक्लाइन है, तो ये कितना डिग्री से इंक्लाइन है वो हमें नहीं पता। तो ये एंगल जो है ये एंगल हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये एंगल को नाम दो एंगल थीटा, और ये जो आर ए है ये भी इंक्लाइन है। कितना डिग्री से इंक्लाइन है, तो ये इसका एंगल हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसका एंगल आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 60 डिग्री है। अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये ऊपर ये भी एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल। ये 60 तो ये 60, और अगर ये 60 डिग्री है तो ये जो एडजेसेंट एंगल है ये हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर है। सरफेस के ऊपर रिएक्शन परपेंडिकुलर होने के वजह से जो है वहां पे 90 क्रिएट हो गया। देखो यहाँ पे 90 का सिंबल जो है वो हम इस तरह से शो करेंगे। ये देखिए रिएक्शन जो है, हमने कहा था रिएक्शन हमेशा सरफेस पे परपेंडिकुलर होती है, तो ये ऐसा रिएक्शन यहाँ पे परपेंडिकुलर है। तो ये 90 में से 60 माइनस हो गया तो एंगल मिल गया 30। तो अगर ये एंगल 30 है इसका मतलब आर ए को हम रिजॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस एंगल 30। एफबीडी हमने जो ड्रॉ किया है इसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो एफबीडी कैसे ड्रॉ करना, उसके ऊपर ऑलरेडी इसके पहले एक स्पेशल वीडियो बनाए थे हमने, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको एफबीडी ड्रॉ करना आ जाएगा। वो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। अगर आपको एफबीडी का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करना है तो वो वीडियो देखिए। वो वीडियो का लिंक हमने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। ये देखिए आर ए इंक्लाइन है, तो ये आर ए इंक्लाइन फोर्स को हम इस तरह से 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, इसको हम रिजॉल्व कर रहे हैं। आर ए का एंगल 30 डिग्री है हॉरिजॉन्टली, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा आर ए कॉस ऑफ 30 डिग्री, और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा आर ए साइन ऑफ 30 डिग्री। ये हमने फाइनली आर ए इंक्लाइन फोर्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिए, इट मींस उसको रिजॉल्व कर लिए। अब बचा है आर डी। हमें ये आर डी को भी 2 पार्ट में डिवाइड करना है, इसको रिजॉल्व करना है, लेकिन ये आर डी कितना डिग्री से इंक्लाइन है हमें वो नहीं पता। तो हमें ये एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक बार हमें ये एंगल मिल गया तो फिर हम इसको आसानी से इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। देखो जब हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो उसके रिजॉल्व कंपोनेंट्स कुछ हम ऐसे शो करेंगे। ये देखिए ऐसे इस तरह से ये जो है इसके रिजॉल्व कंपोनेंट हम शो कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम रिजॉल्व कंपोनेंट शो करके बता रहे, डायरेक्शन इनवर्ड है तो इसके दोनों कंपोनेंट्स का जो डायरेक्शन है वो भी इनवर्ड, दैट इज अंदर की तरफ ऐसा होगा। ये देखिए ये इस तरह से, ठीक है। एंगल थीटा मिलने के बाद ये हम इसको ऐसा रिजॉल्व करेंगे आर डी कॉस ऑफ थीटा, और यहां पे हम लिख लेंगे आर डी साइन ऑफ थीटा,
ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे लिख लेंगे। लेकिन ये एंगल थीटा क्या है ये हमें नहीं पता, तो ये थीटा फाइंड आउट करना पड़ेगा। हमने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि यहाँ पे हमें एक एंगल फाइंड आउट करना है। वो एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ ज्योमेट्री यहाँ पे क्रिएट करना होता है। तो वो एंगल कौन सा है, तो ये वही एंगल है, एंगल थीटा। यहाँ पे ये एंगल थीटा फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ये थीटा फाइंड आउट करने में दिक्कत होती है। तो चलो ये एंगल थीटा हम फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे ज्योमेट्री क्रिएट करेंगे। तो जरा समझ लो कि यहाँ पे थीटा कैसे मिलता है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम पॉइंट P और Q को हम यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ पे सॉरी, ये P और Q का जो सेंटर है इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। ये देखिए, ये P एंड Q के सेंटर को हमने यहाँ पे ज्वाइन कर लिए। ये देखिए, इस तरह से हमने यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिए और यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो ऊपर से। तो ये देखिए, यहाँ पे ज्योमेट्री जो है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए, हमें ये एंगल चाहिए, ये एंगल को नाम देंगे हम एंगल थीटा, जो हमने यहाँ दिया है। हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। अगर हमें ये एंगल मिल गया तो आसानी से ये FBD सॉल्व हो जाएगा। अब देखो, हमने यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी है, यहाँ से वर्टिकल लाइन बना दी है, तो यहाँ पे 90 डिग्री क्रिएट हो गया। देखो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो गया। अब दोनों सिलेंडर का डायमीटर दिया है। देखो, जो ऊपर का सिलेंडर है इसका डायमीटर दिया है क्वेश्चन में 100 mm, और जो नीचे का सिलेंडर है उसका डायमीटर दिया है 180 mm। इसका मतलब रेडियस की अगर बात करें तो इसका रेडियस है 50 mm, इसका रेडियस है 45 mm। ठीक है ना, 45 नहीं सॉरी, इसका रेडियस हो जाएगा 90 mm, क्योंकि इसका डायमीटर जो है वो 180 है, तो इसका रेडियस हो जाएगा 90 mm। तो देखो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका रेडियस जो कि है 50 mm, और यहाँ से लेके इसका रेडियस ये है दैट इज 90 mm। इसका मतलब कंप्लीट ये हो जाएगा, कंप्लीट ये हो जाएगा दैट इज हाइपोटेनस हो जाएगा 140 mm। ठीक है, ये जो ट्रायंगल आपको जो दिखाई दे रहा है वो ट्रायंगल हम यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए पूरी तरह से। ये देखो, ये जो हमने राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट किया है, ये ट्रायंगल हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल थीटा। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, और ये हाइपोटेनस साइड हमें मिल चुका है कितना, 140 mm। ये है हाइपोटेनस साइड, ये एंगल के लिए ये अपोजिट साइड, और ये हो जाएगा दैट इज एडजेसेंट साइड। देखो, ये एडजेसेंट साइड, ये अपोजिट साइड, और ये हाइपोटेनस साइड। हाइपोटेनस साइड हमें पता चल चुका है 140 mm, और हमें ये एंगल थीटा फाइंड आउट करना है। ये थीटा फाइंड आउट करने के लिए आपको अपोजिट या एडजेसेंट में से कोई भी एक साइड फाइंड आउट करना पड़ेगा। अपोजिट साइड तो फाइंड आउट नहीं होगा क्योंकि वर्टिकल कोई भी टाइप का डिस्टेंस दिया हुआ नहीं है, तो अपोजिट साइड हमें नहीं मिलेगा। लेकिन एडजेसेंट साइड हम आसानी से फाइंड आउट यहाँ पे कर सकते हैं। एडजेसेंट साइड मतलब ये ट्रायंगल का बेस, ये अगर हमें पता चल गया, अगर ये लेंथ हमें अगर पता चल गया, तो हम आसानी से ये एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनस साइड का यूज करके यहाँ पे ये एंगल थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं ये ट्रायंगल का बेस कैसे निकलेगा। ये ट्रायंगल का बेस फाइंड आउट करना काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये ट्रायंगल का बेस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 180 mm जो चैनल का विड्थ दिया है नीचे, हम इसका यूज करेंगे। अब इसका कैसे यूज होता है जरा आप इसको पहले अच्छे से समझ लो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम एक काम करेंगे, ये जो वर्टिकल लाइन हमने बनाया है पॉइंट P से वर्टिकल लाइन, तो यहां से हम एक काम करेंगे, ये वर्टिकल लाइन पूरा नीचे तक एक्सटेंड करो। ये देखो, ये हमने इसको पूरा नीचे तक ऐसे एक्सटेंड कर लिए, ये देखिए, ओके। और ये जो ऊपर का सिलेंडर है इसका रेडियस है 50, ठीक है ना, इसका रेडियस 50 है। इसका मतलब यहां से लेके देखो, यहां से लेके अगर हम ये अगर ऐसा ज्वाइन कर देंगे, ये देखो P से C, ये देखो हमने ये ज्वाइन कर लिया, ये है 50, ये है 50। देखो यहां से यहां तक ये 50 है, और ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए, मतलब ये भी 50 है। देखो यहां से लेके यहां तक 50, ठीक है, यहां से लेके यहां तक ये है 50, ओके। और अब ये टोटल 180 में से ये 50 अगर गया तो इधर का कितना बचेगा, इधर का बचेगा 130, ठीक है। और अब देखो, अब हम एक काम करेंगे, ये जो सेंटर है सिलेंडर Q का जो सेंटर है, सिलेंडर Q के सेंटर से हम ये जो पॉइंट है जहां पे ये इंक्लाइंड सरफेस और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस जहां पे मिल रहा है, ये पॉइंट हम ये सेंटर से ज्वाइन कर लेंगे। देखो अब ये कैसे बनता है जरा आप ध्यान से देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। हम इसको ज्वाइन कर लिए, देखो, ओके, ये समझ में आया। अब ये ज्वाइन करने से क्या हुआ, ये ज्वाइन करने से ये हुआ कि ये जो कंप्लीट एंगल है, देखो ये कंप्लीट एंगल, ये कंप्लीट एंगल क्या होगा, तो ये कंप्लीट एंगल है 120 डिग्री का, क्योंकि इधर का एंगल है 60 डिग्री। अगर इधर 60 डिग्री है तो उधर एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, ये 120, ये देखो ये कंप्लीट एंगल 120 है, और ये जो आपने जो लाइन अभी ड्रॉ किए हैं ये उसका एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, और इधर भी 60 डिग्री क्रिएट हो जाएगा और इधर भी 60 डिग्री क्रिएट हो जाएगा।
ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, तो ये हो गया टोटल 180 डिग्री। इस तरह से अब आप कहेंगे कि ये 60 डिग्री कैसे आया, तो ये ज्योमेट्री आपको समझना बहुत जरूरी है। देखो यहां पे हम एक काम करते हैं, ये समझने के लिए अगर आपको इसको प्रॉपरली समझना है तो इसके लिए सबसे पहले हम एक काम करेंगे, ये जो बड़ा जो सिलेंडर है इसका जो सेंटर है, ये सेंटर से ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए और बी को हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखो ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और बी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे यहाँ पे हम लाइन बना देंगे। तो ये देखिए, ये हमने बी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लाइन बना दी है और ये ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है यहां तक भी लाइन बना दो। और ये बड़े सिलेंडर का रेडियस क्या है, बड़े सिलेंडर का रेडियस है दैट इज 90 mm। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक हमने जो लाइन बनाई ये भी 90 mm का है और यहां से यहां तक जो लाइन बनाई ये भी 90 mm का है। इसका मतलब ये है कि ये यहां पे, और अगर आप इसको ए और बी को अगर आप ज्वाइन कर लेंगे, देखो अब हम ए और बी को ज्वाइन कर रहे हैं यहां पे, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए हमने ज्वाइन कर लिए। अब ये आपको ट्रायंगल यहां पे दिख रहा है, ये ट्रायंगल की अगर बात करें तो ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, क्योंकि ये भी 90 mm है, ये भी 90 mm है, दो ट्रायंगल के दो साइड सेम है, इसका मतलब ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है। ऐसे में यहां पे ये जो साइड है, ये जो बेस है, ये बेस और ये अल्टीट्यूड बन जाएगा, ये हो जाएगा अल्टीट्यूड और ये हो जाएगा बेस, और ये बेस दो इक्वल पार्ट में डिवाइड है। इसका मतलब इसका राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल सेम टू सेम है। इसका मतलब ये है कि ये जो कंप्लीट एंगल है, ये कंप्लीट एंगल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इधर 60 और इधर 60, क्योंकि टोटल 120 है इसलिए हमने कहा था उसको एज अ 60। जस्ट अ मिनट, ये 60 मिटा दिए थे तो यहां पे हम 60 लिख लेते हैं, ये देखिए। ओके, इसको समझने का एक दूसरा तरीका भी है। चलो दूसरा तरीका क्या है वो हम आपको बताते हैं, वो भी आप समझ लो। ये जो पॉइंट है, चलो ये पॉइंट को मान लो पॉइंट ओ, तो ये ओ से ए और ओ से बी ये लेंथ आप चेक करो, ठीक है। ये जो बड़ा सिलेंडर है, ये बड़ा सिलेंडर में यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, तो ये जो ओ ए और ओ बी है ये बिल्कुल सेम टू सेम है। ओ ए का लेंथ और ओ बी का लेंथ सेम है। अगर आप ओ ए और ओ बी को चेक करेंगे तो ट्रायंगल कुछ ऐसा हो रहा है, देखिए इस तरह से हो रहा है, ऐसा। यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या है, बी है। देखो इस तरह से ओ ए ओ बी, और अगर आप ये ए और बी को ज्वाइन किए हैं, देखो ओ ए बी नाम का ट्रायंगल, ठीक है। ओ ए का लेंथ और ओ बी का लेंथ सेम है। इसका मतलब ये है कि ये भी एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है। अगर ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा। उसी के साथ साथ ये जो आपने लाइन ड्रॉ किए हैं, इसके सेंटर से लेके यहां तक ये जो लाइन ड्रॉ किए हैं, ये उसका क्या हो जाएगा, ये उसका अल्टीट्यूड हो जाएगा। देखो अगर हम यहां से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, ये देखिए, तो ये अल्टीट्यूड हो जाएगा। इसका मतलब ये जो कंप्लीट एंगल है, ये कंप्लीट एंगल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इधर आधा इधर आधा। समझ में आया? इसका मतलब ये जो कंप्लीट 120 है, ये 120 ये एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा और ये 120 दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 60 और 60। बस ये समझना इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट को ये समझ में आ गया, ये ज्योमेट्री जो स्टूडेंट को समझ में आ गई, वो आसानी से अब ये थीटा फाइंड आउट कर सकता है। अब आपके मन में आएगा कि ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। आपके मन में यही आएगा कि ये स्ट्रेट लाइन है, आपके मन में आएगा कि ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और ये 60 है और ये भी 60 है। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये आपको अभी दिखने पर आपको स्ट्रेट लाइन समान यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली जो हमने जो डायग्राम बनाया है ये रफली बनाया है, ये कोई हमने फेयरली डायग्राम नहीं बनाया है, ये रफली बनाया है। आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये एंगल थीटा, अगर आपको लगता है कि ये एंगल थीटा 60 डिग्री है तो उसको प्रूफ करो कि वो 60 डिग्री है। और उसको प्रूफ करने के लिए आपको ये जो ऊपर का ट्रायंगल है उसका बेस फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर आपने ये बेस फाइंड आउट कर लिए तो जैसा हमने कहा था, इसका जो बेस है वो बेस का यूज करके, बेस यानी ये ट्रायंगल का एडजेसेंट साइड, और अगर ये एडजेसेंट साइड आपको पता चल गया तो एडजेसेंट और हाइपोटेनस का यूज करके आप ये थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो फाइनली इतना तो आपको जहां तक समझ में आ गया होगा कि ये एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। ये एंगल 60 डिग्री है। तो अब देखो ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का बेस हम निकालते हैं। कौन से ट्रायंगल का? ऊपर के ट्रायंगल का बेस नहीं, नीचे का ट्रायंगल का पहले बेस निकालो। नीचे के ट्रायंगल का बेस कौन सा है वो ट्रायंगल, चलो एक काम करते हैं, इसको पहले हम शेडेड कर लेते हैं, क्योंकि इसमें काफी सारी लाइंस हो गई तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो ये ट्रायंगल को हम शेडेड कर लेते हैं, फिर देखो आपको वो ट्रायंगल कौन सा है वो दिखेगा। तो ये देखिए हमने ये ट्रायंगल को शेडेड कर लिया है। ये ट्रायंगल का बेस निकालो। ये ट्रायंगल का हाइट तो हमें पता है, ये ट्रायंगल का हाइट है 90 mm। ये ट्रायंगल का बेस पता कर लो। ये ट्रायंगल का बेस क्या हो जाएगा, तो आप ये एंगल का यूज करके, ये ट्रायंगल में जो एंगल है, देखो ये एंगल यहां पे हमने शेडेड बनाए तो एंगल हमने मिटा दिए थे,
चलो ये एंगल हम यहाँ पे शो करेंगे, तो एंगल क्या था 60 डिग्री, देखो ये 60 डिग्री है, 60 60 120 है ना। तो ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल में एंगल है 60 डिग्री, हाइट है 90 डिग्री, तो बेस क्या होगा, तो उसके लिए आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले का यूज करो। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, तो ये एंगल के लिए ये अपोजिट साइड, ये एडजेसेंट साइड, अपोजिट 90 है, एडजेसेंट फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे tan थीटा का फार्मूला यूज करो, अपोजिट बाय एडजेसेंट वाला, ठीक है। तो वो ट्रायंगल देखो, ये जो ट्रायंगल है वो हम ये ट्रायंगल यहां साइड में निकाल लेते हैं। देखो ऐसा वो ट्रायंगल है, ठीक है, ये है 60 डिग्री, ये है 90 डिग्री, सॉरी ये है 90 mm, और ये साइड हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये साइड हमें फाइंड आउट करना है। तो ये 60 है, ये 90 है। अब ये फाइंड आउट करने के लिए हम tan 60 का फार्मूला यूज करेंगे, tan थीटा दैट इज tan 60 अपोजिट बाय एडजेसेंट, तो अपोजिट है 90, एडजेसेंट हमें फाइंड आउट करना है। ये साइड का लेंथ, चलो हम इसको कहेंगे x, तो ये हमने यहां लिख लिए x। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 बाई tan 60, 90 बाई tan 60। बस इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करो, कैलकुलेटर डिग्री मोड में होना चाहिए। 51.961 mm, तो ये 51.961 mm का लेंथ हमें मिला, जो कि ये नीचे का जो ट्रायंगल है उसका बेस है। इसका मतलब हमें ये लेंथ मिल गया 51.961। तो हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक ये लिख लेंगे, लेंथ कितना है 51.961। अब ये हमने क्यों निकाले, ये ट्रायंगल का बेस क्यों निकाले, ये ट्रायंगल का बेस निकालना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये ट्रायंगल के बेस का यूज करके हम ये ट्रायंगल का बेस निकालेंगे, क्योंकि हमें ये ट्रायंगल का बेस चाहिए, तो इसके बेस के पहले हमें ये बेस निकालना बहुत जरूरी था। अब देखो कंप्लीट लेंथ क्या है, कंप्लीट जो नीचे का विड्थ है वो क्या है 180 mm। तो क्या करो 180 में से ये 50 को सब्सट्रैक्ट करो और ये 51.961 को सब्सट्रैक्ट करो, ठीक है, क्योंकि ये 50 है, हमने आपको पहले ही कहा था ये 50 है और ये 51.961 है। तो ये ऐसा करना है 180 माइनस 50 माइनस 51.961 ऐसा, तो देखते हैं क्या आएगा। तो हमें बीच का लेंथ यहाँ पे मिल जाएगा और वही ऊपर के ट्रायंगल का बेस हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेंगे 78.039 mm, तो ये हो गया ये बीच का लेंथ, ये जो बीच का लेंथ है ये हमने फाइंड आउट कर लिए 78.039, और वही ऊपर के ट्रायंगल का बेस हो जाएगा। तो ऊपर के ट्रायंगल का बेस हमें मिल गया, यहां लिखेंगे 78.039 mm। तो फाइनली ऊपर के ट्रायंगल में एंगल थीटा फाइंड आउट करने के लिए हमने आपको कहा था कि ये थीटा फाइंड आउट करने के लिए आपको एडजेसेंट साइड फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये ट्रायंगल का बेस यानी एडजेसेंट साइड हमने फाइंड आउट कर लिया है, 78.039 हमें ये मिल गया। और अब इसका यूज करके और ये 140 mm हाइपोटेनस का यूज करके अब ये एंगल थीटा हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ पे कॉस थीटा का फार्मूला यूज करो, क्योंकि एडजेसेंट और हाइपोटेनस है तो कॉस का फार्मूला यूज करना बनता है। तो यहाँ पे फार्मूला क्या लगेगा, तो यहाँ पे ऐसा लगेगा दैट इज कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस साइड। एडजेसेंट साइड क्या है 78, हम यहाँ लिख लेंगे 78.039 एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस दैट इज 140, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 78.039 डिवाइडेड बाय 140, लिख लेंगे 56.122। इसका मतलब ये है कि हमें थीटा मिल चुका है, यानी ये थीटा यानी ये ऊपर का ट्रायंगल का एंगल 56.122 मिल चुका है। इसका मतलब ये आरडी को रिजॉल्व करने के लिए जो एंगल की जरूरत थी वो एंगल हमें मिल गया 56.122। अब ये एंगल का हम यहाँ पे यूज करेंगे और इसको रिजॉल्व करेंगे। तो हम ये एंगल लिख लेंगे 56.122, ठीक है, ये एंगल है। और अब यहाँ हम लिखेंगे आरडी कॉस ऑफ 56.122, ये हमने यहां मेंशन कर लिए, ये भी थीटा को हटा के हम यहां लिख लेंगे 56.122। तो इस तरह से फाइनली ये एफबीडी कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। जैसा हमने स्टार्टिंग में कहा था कि ये प्रॉब्लम में एंगल फाइंड आउट करना सबसे बड़ा सरदर्द हो सकता है। तो ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या क्या किए, बहुत कुछ किए। ये इतना बड़ा यहाँ पे ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन क्रिएट किए, ये कंस्ट्रक्शन समझना बहुत जरूरी है। और यही कंस्ट्रक्शन का यूज करके आपको इस तरह से ये लेंथ फाइंड आउट करके एंगल फाइंड आउट करके आपको जो है ये यहाँ पे एफबीडी कंप्लीट करना है। ये काफी इंपॉर्टेंट था,
ठीक है, इसकी प्रैक्टिस आपको करना चाहिए। तो ये एफबीडी तो कंप्लीट हो गया, लेकिन ये एफबीडी फिलहाल सॉल्व नहीं होगा। सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई। हमारे पास दो ही ऑप्शन है, लेकिन ये सॉल्व इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन है। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स करने को जाएंगे तो आर ए एंड आर डी अननोन है, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई करोगे तो भी आर ए एंड आर डी अननोन है, और आर बी ये भी अननोन है। तो यहाँ पे तीन अननोन होने की वजह से ये एफबीडी सॉल्व नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये सिलेंडर पी का एफबीडी बनाएंगे। सिलेंडर पी का एफबीडी 100% सॉल्व हो जाएगा, और फिर वो सिलेंडर पी का यूज करके वहां से जो भी हम रिएक्शंस फाइंड आउट करेंगे उसका यूज करके फिर हम ये सिलेंडर क्यू का एफबीडी बनाएंगे, तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलो अब हम ये लिखेंगे एफबीडी ऑफ सिलेंडर पी। तो ये हमने लिखा है एफबीडी ऑफ सिलेंडर पी। ऐसे में हमने वो जो पी सिलेंडर है ऊपर वाला वो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, और अब हम यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये सिलेंडर पी का वेट शो करेंगे। जैसा हमने कहा था, कोई भी बॉडी कोई भी ऑब्जेक्ट का एफबीडी बनाते समय सबसे पहले आपको वेट शो करना होता है, और इसका वेट क्या दिया है, इसका वेट दिया है दैट इज 200 न्यूटन, और वेट हमेशा सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड शो करना पड़ता है। तो ये देखो हमने उसका वेट शो किए, दैट इज सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड। और अब यहाँ पे सरफेस रिएक्शन शो करेंगे। सरफेस रिएक्शन बोलो या सपोर्ट रिएक्शन बोलो या कांटेक्ट रिएक्शन बोलो, चेक करो कि सिलेंडर पी का कांटेक्ट कहां कहां पे है। तो सिलेंडर पी का कांटेक्ट जो है वो यहाँ पे वॉल के साथ है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी, और ये सिलेंडर क्यू के साथ भी है, यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डी। तो चलो यहाँ पे वॉल रिएक्शन शो करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे सिलेंडर क्यू का रिएक्शन हम शो करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ वॉल शो कर लेते हैं। देखो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे वॉल है जो कि वर्टिकल है, और हमें वो वॉल पे यहाँ पे वॉल रिएक्शन शो करना है, और वॉल रिएक्शन एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द वॉल शो करना होता है, वो इधर से आएगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिलेंडर क्यू का रिएक्शन शो करेंगे। आपने इसके पहले जब सिलेंडर क्यू का एफबीडी बनाए थे तो आपने सिलेंडर पी का रिएक्शन उसके ऊपर शो किए थे। एक बात ध्यान में रखो, जितना रिएक्शन सिलेंडर पी सिलेंडर क्यू के ऊपर करेगा, उतना ही रिएक्शन सिलेंडर क्यू सिलेंडर पी के ऊपर करेगा। इस टाइप के रिएक्शन को इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन कहते हैं, और ऐसे में दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। सिलेंडर क्यू का एफबीडी जब आपने बनाए थे तो ये देखो आपने आरडी रिएक्शन शो किए थे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पी, और अब आपको यही रिएक्शन सिलेंडर क्यू के सेंटर से सिलेंडर पी के ऊपर शो करना है, आरडी, उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो ये देखो ये हम रिएक्शन यहां पे शो करेंगे टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सिलेंडर पी। तो ये रिएक्शन को हम यहां नाम देंगे दैट इज आरडी। नाम सेम रहेगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। इसके पहले ऐसा था और अब ये ऐसा है। और ये रिएक्शन जो वॉल रिएक्शन है, वॉल रिएक्शन को हम यहां कहेंगे दैट इज इसको हम कहेंगे आरसी, दैट इज रिएक्शन एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी। ये देखो हमने इसको नाम दिए आरसी, जो कि एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द वॉल है। ओके, और कोई रिएक्शन आएगा क्या सिलेंडर पी के ऊपर? नहीं, सिलेंडर पी के ऊपर इतना रिएक्शन सफिशिएंट है। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास कितने ऑप्शंस हैं? तो इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। आप इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर लैमिस थ्योरम ये कंडीशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे लैमिस थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाइड हो सकती है। लैमिस थ्योरम की तीन कंडीशंस होती है। फर्स्ट कंडीशन, देयर मस्ट बी 3 कॉन्करेंट फोर्सेस, 3 कॉन्करेंट फोर्सेस होना चाहिए। तो ये देखो यहाँ पे 3 कॉन्करेंट फोर्सेस है, तीनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। देखो तीनों का डायरेक्शन सेम है, दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ स्फीयर। और फिर लास्ट में यह है कि तीनों के बीच में एंगल पता होना चाहिए। तो तीनों के बीच में एंगल बस वो हमें नहीं पता, तो चलो एक काम करते हैं, तीनों के बीच में हम एंगल भी फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर हम इसको लैमिस थ्योरम से सॉल्व करेंगे। वैसे लैमिस थ्योरम से सॉल्व करना कंपलसरी नहीं है, आप चाहे तो इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन से अगर सॉल्व करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंक्लाइन फोर्सेस को रिजॉल्व करना पड़ेगा। कौन इंक्लाइन फोर्स है? तो यहाँ पे जो आरडी है वो इंक्लाइन है, तो हम वो इंक्लाइन फोर्स को रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगर इक्विलिब्रियम से सॉल्व करना है तो। लेकिन जैसा कि हमने कहा हम इसको लैमिस थ्योरम से सॉल्व करेंगे, तो चलो अब इसको लैमिस थ्योरम से ही सॉल्व करेंगे। उसके लिए बस आपको लैमिस थ्योरम की थर्ड कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड करानी पड़ेगी। इसका मतलब तीनों के बीच में एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो तीनों के बीच में हम आसानी से एंगल फाइंड आउट यहाँ पे कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एंगल्स हमें जहां तक सारे के सारे एंगल हमें पता है। देखो आरसी और 200 के बीच में यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। देखो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि आरसी हॉरिजॉन्टल है, 200 वर्टिकल है, तो ये 90 डिग्री का एंगल है। उसके बाद आरडी का ये जो एंगल है, ये एंगल हमें पता है। देखो आरडी का ये एंगल हमने ये थीटा फाइंड आउट किए थे। अगर ये थीटा है तो इसका अल्टरनेट एंगल यहाँ थीटा हो जाएगा। देखो अगर हम यहाँ पी के सेंटर से अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं तो जितना एंगल थीटा नीचे में था यहाँ पे, उतना ही ये एंगल थीटा हो जाएगा, दैट इज अल्टरनेट एंगल। ठीक है,
ये थीटा तो ये थीटा और ये थीटा हमने फाइंड आउट किए हैं, वो क्या निकला था 56.122। इसका मतलब ये एंगल हमें पता है, 56.122 का एंगल हमें ये पता है, ठीक है, ओके। और अब देखो, अब हम रिमेनिंग एंगल आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलो यहाँ पे रिमेनिंग एंगल फाइंड आउट करेंगे। ये 56.122 है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने से क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के बीच में यहाँ पे फिर से 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो गया। तो सभी प्रकार के एंगल हमने फाइंड आउट कर लिए। चलो अब लैमिस थ्योरम के लिए सभी के बीच में एंगल हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो 200 और आरसी के बीच में ये है 90 डिग्री का एंगल, ठीक है, और ये आरडी और 200 के बीच में ये कंप्लीट एंगल हो जाएगा 146.122। हमने क्या किया, ये दोनों का एडिशन किए, 56.122 और 90 को ऐड किए तो ये एंगल आएगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल, और आरसी और आरडी के बीच में एंगल क्या होगा, तो आरसी और आरडी के बीच में एंगल आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट जो एंगल होता है 360 डिग्री, कंप्लीट 360 में से ये दोनों को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। दैट इज 360 माइनस 90 माइनस 146.122 ऐसा करना पड़ेगा। तो ये करने के बाद एंगल आएगा 123.878। तो ये हम यहां लिख लेंगे 123.878 डिग्री का एंगल आएगा, ठीक है। तो फाइनली तीनों फोर्सेस के बीच में एंगल क्या क्या है वो हमें पता चल गया, और अब हम यहाँ लैमिस थ्योरम आसानी से यूज कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं अब लैमिस थ्योरम का क्या इक्वेशन बनता है। तो ये हम यहाँ लिखेंगे बाय लैमिस थ्योरम, ठीक है, बाय लैमिस थ्योरम। तो लैमिस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, तो लैमिस थ्योरम अप्लाई करते समय तीन फोर्सेस है, तो तीनों फोर्सेस के लिए तीन फ्रैक्शन हमें तैयार करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे आरडी का फ्रैक्शन। तो हम यहाँ लिख लेंगे आरडी बाय साइन ऑफ इट्स अपोजिट एंगल। देन ये 200 इसका एक फ्रैक्शन बनाएंगे 200 बाय साइन ऑफ इट्स अपोजिट एंगल। देन ये आरसी डिवाइडेड बाय आरसी का अपोजिट एंगल, ठीक है। तो ये हमें अपोजिट एंगल अब यहाँ पे लिखना है। अगर आपको लैमिस थ्योरम नहीं आता तो लैमिस थ्योरम क्या होता है, लैमिस थ्योरम से कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो आपको समझना बहुत जरूरी है। इसके पहले ऑलरेडी हमने लैमिस थ्योरम के ऊपर नंबर ऑफ वीडियोस बनाए थे, वो वीडियोस आप देख सकते हैं, आपका लैमिस थ्योरम का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पे लैमिस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। तो आरडी का अपोजिट एंगल, देखो आरडी का अपोजिट एंगल है यहाँ पे 90 डिग्री, तो हम ये लिख लेंगे आरडी बाय साइन ऑफ इट्स अपोजिट एंगल 90 डिग्री। देन 200 का अपोजिट एंगल है 123.878, तो ये 200 बाय साइन ऑफ इट्स अपोजिट एंगल साइन ऑफ 123.878, ठीक है। और ये आरसी का अपोजिट एंगल है 146.122, आरसी बाय साइन ऑफ इट्स अपोजिट एंगल 146.122। इस तरह से हमने क्या किए, इस तरह से हमने यहाँ पे लैमिस थ्योरम अप्लाई करके यहाँ पे तीन फ्रैक्शन का इक्वेशन तैयार कर लिए हैं। और अब हमें ये तीनों में से दो दो फ्रैक्शन को सिलेक्ट करना है और सॉल्व करना है, और यहाँ पे आरसी और आरडी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलो पहले हम एक काम करेंगे, ये पहले दो फ्रैक्शन ले लेते हैं, पहले दो फ्रैक्शन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें आरडी का वैल्यू मिलेगा, फिर हम इधर के दो फ्रैक्शन लेंगे और फिर हमें आरसी का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलो सबसे पहले निकालते हैं आरडी, ये दोनों फ्रैक्शन का यूज करके। तो कैसे करेंगे, तो हम यहाँ लिख लेंगे आरडी इक्वल टू, आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ये दो फ्रैक्शन लेंगे तो ये दो फ्रैक्शन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो आपको आरडी का वैल्यू मिलेगा। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन दैट इज 200 साइन ऑफ 90 डिवाइडेड बाय ये साइन ऑफ दैट इज 123.878। देखो इससे आपको आरडी का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। और अब इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ये दोनों फ्रैक्शन लेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो आरसी का वैल्यू मिलेगा। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो ये हम यहां लिख लेंगे आरसी इक्वल टू ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन दैट इज 200 साइन ऑफ 146.122 डिवाइडेड बाय ये साइन ऑफ दैट इज 123.878। ये देखिए इस तरह से ये दोनों फ्रैक्शन में हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो ऐसा हो रहा है, और ये दोनों फ्रैक्शन में हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो कुछ हमने ऐसा लिखा है। बस इसको कैलकुलेटर में पुट करो तो हमें आरसी और आरडी का वैल्यू यहां मिल जाएगा। तो ये देखिए हमने कैलकुलेशन कर लिया है, ये हमें आरसी का वैल्यू मिल गया और ये हमें आरडी का वैल्यू मिल गया। लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ है, अब हमें क्या करना है, ये आरसी आरडी में से ये आरडी का वैल्यू यूज करना है और इसको ये एफबीडी ऑफ सिलेंडर क्यू में यूज करना है, और हमें आरए और आरबी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलो अब हम सॉल्व करेंगे एफबीडी ऑफ सिलेंडर क्यू। इसमें हम सबसे पहले इक्विलिब्रियम का फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स का।
तो हम यहां लिख लेंगे समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, यहां पे जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उनका समेशन, और रूल ये है कि जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस राइट साइड जा रहे हैं उन्हें हमें प्लस लेना है, राइट साइड जाने वाले प्लस तो लेफ्ट साइड जाने वाले माइनस। तो ये देखिए आर ए cos 30 राइट साइड जा रहा है तो ये हम प्लस में लिखेंगे, दैट इज आर ए cos ऑफ 30 प्लस में। उसके बाद ये आर डी cos 56.122 लेफ्ट साइड जा रहा है तो माइनस में लेंगे, तो हम यहां लिख लेंगे माइनस आर डी cos ऑफ 56.122 इक्वल टू 0। दो फोर्सेस है, सिर्फ दोनों फोर्सेस हमने इक्वेशन में ले लिए, और अब आर डी का ये वैल्यू वहां पे पुट करो 240.898, तो हम ये लिखेंगे आर ए cos ऑफ 30 और इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, ये माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा 240.898 cos ऑफ 56.122 और इसको cos 30 से डिवाइड करो तो देखते हैं आर ए का वैल्यू क्या आएगा। तो इसको हम कैलकुलेटर में यहां पे सॉल्व कर लेंगे, इसका आंसर आएगा 155.056 न्यूटन। तो ये हमने यहाँ पे आर ए का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, अब हमें आर बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स का यूज करके आर ए फाइंड आउट किए, अब समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई करेंगे, इक्विलिब्रियम का सेकंड कंडीशन, उससे हमें आर बी का वैल्यू मिल जाएगा। तो समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई यानी समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, यहाँ पे जितने भी वर्टिकल फोर्सेस है उनका हमें समेशन करना है। यहाँ पे कितने वर्टिकल फोर्सेस है पहले काउंट कर लो, तो यहाँ पे 4 वर्टिकल फोर्सेस है, 1 2 3 4, ये चारों का समेशन करना है, और समेशन करने का रूल हमने लिखा है वर्टिकली अपवर्ड जाने वाले फोर्सेस प्लस। तो आर बी अपवर्ड जा रहा है ये प्लस में आएगा, आर ए साइन अपवर्ड जा रहा है ये भी प्लस में आएगा, 500 और आर डी साइन दोनों डाउनवर्ड जा रहे हैं तो माइनस में आएगा। तो चलो हम ये इक्वेशन में लिखेंगे आर बी प्लस आर ए साइन। तो आर ए का वैल्यू जो है वो हमें यहां पे पता है, ये देखो आर ए का वैल्यू हम डायरेक्टली लिख लेंगे, दैट इज 155.056, ठीक है, आर ए साइन ऑफ 30, ठीक है, देन ये 500 डाउनवर्ड जा रहा है तो माइनस ऑफ 500, और ये आर डी का वैल्यू भी हमें पता है, आर डी का वैल्यू हमने फाइंड आउट किए थे 240.898, तो ये माइनस में 240.898, और इसका एंगल क्या है साइन ऑफ 56 हम यहां लिख लेंगे साइन ऑफ 56.122 इक्वल टू 0। इस तरह से हमने यहाँ पे समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई का इक्वेशन बना लिए हैं, और इसमें सिर्फ आर बी अननोन है, ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बस इसको कैलकुलेटर में पुट करो, देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो इसको हमने सॉल्व कर लिया है, इसका आंसर आ रहा है -622.471 इक्वल टू 0। ये इधर माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो आर बी का वैल्यू हो गया 622.471 न्यूटन, और इस तरह से हमने आर बी यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। इसका मतलब क्वेश्चन में जो कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए कहा था स्टार्टिंग में, उसके अकॉर्डिंग ये हमने पूरा सॉल्व किया है। क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द रिएक्शन एट ऑल द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इट मींस ए बी सी डी, चारों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रिएक्शन फाइंड आउट करना था। तो ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये है आर ए, बी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये है आर बी, सी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये आर सी, और डी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये आर डी, और इस तरह से ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था इक्विलिब्रियम, ये यूनिट में प्रॉब्लम्स ऑन स्फीयर एंड सिलेंडर, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 11। इसके पहले जो हमने इसके 10 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।